अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज प्रोग्राम का आगाज़ कौम के महाफिजों की शहादत के जिक्र के साथ करेंगे, जो दिन रात मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी नहीं चूकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद बदर समेत 7 फौजी जवान जाम शहादत नौश कर गए। शहदा की नमाज जनाजा आज अदा की गई। आसिफ अली जरदारी सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा सिविल और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। हमारे प्यारे शहदा की इस अजीम कुर्बानियों पर कुछ बदबख्त सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से शर्मनाक तौहीन आमेज़ ट्रेंड्स सामने आए, जिसके हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहदा के खिलाफ तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि शहदा के खिलाफ बयान देने वालों का दहशत गर्दों से ज़रूर कोई ना कोई राब्ता है। तहरीक इंसाफ ने शहदा के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम पर रद्द अमल में कहा है कि ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का शहदा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। कम अज़ कम इस मामले पर तो हमें एक होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, दूसरी तरफ IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ है, जहाँ $1.1 अरब की किस्त से मुतल्लिक स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। मुल्क में जारी मौजूदा इंतहाई सियासी तनाव वाले माहौल में गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जिससे उम्मीद का टिमटिमाता हुआ दिया दोबारा जल उठा है कि शायद अभी भी सियासत के सीने में दिल धड़क रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन PTI की साबिक रुकन है मलिका बुखारी साहिबा, इन्होंने एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि वो अपनी इंतहाई अलील बड़ी बहन से मुलाकात के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन नो फ्लाई लिस्ट पर नाम होने के सबब वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती। उस ट्वीट का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक्स पर नोटिस लिया और मलिका बुखारी साहिबा को ताउन की यकीन दहानी करवाई, जिसके थोड़ी देर बाद ही मलिका बुखारी ने एक्स पर मरियम नवाज की बर वक्त मुदाखलत का शुक्रिया अदा किया और फहरिस्त से अपना नाम हटाए जाने की तस्दीक भी कर दी। BBC उर्दू के मुताबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने बताया कि मरियम नवाज की अंडरटेकिंग पर मलिका बुखारी को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वन टाइम इजाज़त दिलवाई गई है। ऐसी ही रिवायत मरियम नवाज के वालिद और नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी 2013 में उस वक्त कायम की थी जब वो इलेक्शन जीत कर नामजद वज़ीर आज़म होने के बावजूद अपने सख्त तरीन सियासी मुखालिफ तहरीक इंसाफ के बानी की आयादत के लिए अस्पताल पहुँचे थे, जो इलेक्शन मुहिम के दौरान स्टेज से गिर कर शदीद ज़ख्मी। अच्छी और आला सियासी रिवायात हैं जिनको सराहा जाना चाहिए, इसकी तकलीद भी करनी चाहिए ताकि हम अपनी अगली नस्ल को एक बेहतर और रोशन पाकिस्तान तो दे सकें। आज के मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं अब बात का आगाज़ सेनेटर मोहम्मद साहब आपसे करना चाहूँ, शहदा और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लग रहा है। वज़ीर दिफा कह रहे हैं शहदा के ख़िलाफ़ बयान देने वालों का दहशत गर्दों से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, कोई ना कोई राब्ता ज़रूर है। भारत के साथ मिलकर काम करने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं यहाँ पर, सर रिस्पॉन्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो किन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कह रहे हैं। सोशल मीडिया इस तरह है जैसे हम एक क्राउडेड बाजार में हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं वो हम सारे सुन सकते हैं। ये सोच है, आप अगर कुछ कहती हैं तो पूरी दुनिया जो उसके साथ रिलेटेड है, उसके साथ जिन जिन को आपने टैग, जिन जिन को आप सुनाना चाहती हैं, उन लोगों के साथ जो लोग उनके साथ अटैच्ड हैं, तो उस लिहाज से ये कड़ी से कड़ी मिलती जाती है और हर एक बात सुन लेता है। अब उसमें यह कहना कि अगर फर्ज करें मैं एज ए डॉक्टर हुमायूं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, अगर मैं कुछ इस किस्म की बात कहता हूं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह गलत बात कही है। अगर कोई और शख्स कहता है कि जो हो सकता है किसी एक वजह से या 2 वजह से या 3 वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हो या उसकी एफिलिएशन उस तरफ है, और वो अगर कोई बात करता है तो आप ये कह दें कि क्या ये आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गलत बात है। हाँ, अगर आप उसके लिए अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए कोई इस किस्म की बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह करते रहें। ऐसे हजारों लोग ऐसे हैं
जो इस किस्म की बात करते हैं और उनकी लाइकनेस फॉर वन रीजन अनदर रीजन, फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो बेसिकली करप्शन को पसंद करता है और वो अगर कोई इस किस्म की बात करता है और तरीके से वो कि उसके ये पाकिस्तान उसकी बात करता है या किसी और चीज की बात करता है, आई वुडंट से कि यार ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि उनमें कोई कॉमननेस भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा जब तक वो जैसे कि जैसे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इनके एक्चुअल वर्कर्स हैं, उनकी अगर बात हो तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव है उसमें, और एक सोशल मीडिया जो कि एक बहुत बड़ी वो है उसमें, मोमिन साहब बात तो वैसे ये सही है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन सर मुझे याद है माजी में क्या होता था कि जब मुखालिफ जमातों के लोग हों या ना हों, लेकिन जब इस तरह के अकाउंट से ट्वीट हुआ करते थे तो आपके जमात के वुज़रा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे उन पर और ये बताया करते थे कि इनकी एफिलिएशन फला फला जमात से है। देखिए, अगर फर्ज करें, मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मुझे नहीं पता आप किस चीज का रेफरेंस दे रही है, आपने एक जनरल बात की है, तो मैं वो नहीं कह रहा हूं। अगेन मैं आपको दोबारा बताता हूं, ठीक है? अगर तो मैं किसी ऐसे शख्स को, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है सर। हाँ जी, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सर, एक नहीं मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, मियां साहब पर भी इस तरह के इल्जामात लगाए थे। मोमिन साहब देखिए, अगर फर्ज करें अगर उन्होंने ऐसे लगाए थे और वो शख्स जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, तो मैं समझता हूँ वो भी गलत था, मैं उसकी भी तायद कभी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कभी कोई इस तरह की गलत इल्जामात नहीं लगाए हैं, और बाकी इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप कहते हैं इस किस्म की चीज़ें, तो हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि जहाँ पे लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बारे में कैसे कैसे नहीं कहा, क्योंकि अब आप मुश्किल में हैं और आप समझते हैं कि माजी में जब आप ताकत में थे उस वक्त आपसे गलतियां हुई हैं, तो जिन वुज़रा के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए गए, जिन रहनुमाओं के ऊपर इल्जामात लगाए गए, उनसे फिर माफी मांग लेनी चाहिए, नवाज शरीफ समेत। देखिए इस तरह है, मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे मालूम हो उन, अभी आप जो रेफरेंस दे भी रही थी, मुझे ऑनेस्टली उन रेफरेंस का मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या है, मैं ज़रा प्रॉब्ली इतना इन टच नहीं होता या चीज़ें मुझसे भूल जाती हैं, तो इसलिए मैं वो बता नहीं सकता। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ है तो लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से और नुसरत भुट्टो साहिबा से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने उनके लिए, उनके खिलाफ कंपेन की थी। इतनी गंदी, गलीज और घटिया कंपेन आज तक पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं की। हम वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे माफ़ी मांगता हूं उन सब लोगों के लिए कि जिन के बारे में अगर कोई बात गलत थी और हम लोगों ने की है, तो आई विल अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ दैट, क्योंकि अपोलोजाइज करने में कोई बुराई नहीं है। ये इंसान को बड़ापन देती है, छोटापन नहीं देती। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर आप अपना हाउस ऑर्डर में करें, बाकी लोग क्या करते हैं उनसे भी इस पर सवाल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। आप देखिए, एक काम करें, आप एक काम करें, जी सर, एक काम करें, आप प्लीज हमारे हाउस की फिक्र ना करें। अगर हमारा हाउस ऑर्डर में नहीं होगा तो ये हमारा नुकसान है ना, आप लोगों का नुकसान नहीं है। आप लोगों का तो फायदा है अगर हमारा नुकसान होगा, ठीक है? आप लोग तो उसमें फायदे में होंगे। तो लेट्स डू इट लाइक दिस, लेट मी हैंडल माय हाउस। ये कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं? हमारा कौन सा फायदा होगा इसमें? आपके नुकसान या फायदे से हमें क्यों कोई फायदा या नुकसान होगा? मेरा काम आपसे भी सवाल करना है, मैं दानियाल साहब से भी उसी का सवाल करूंगी। आप कह रहे हैं आगाज वहां से करें, तो मैं उस पर कह रही हूं कि आप करें, हम बाकी लोगों से भी इस पर सवाल कर लेते हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दानियाल साहब, सर हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर भारत के साथ मिलकर फौज और शोहदा के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, फौज और शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। क्या इसमें कोई दूसरा मुल्क भी मुलव्वस है? और जिन अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, जिन अकाउंट्स इस तरह की मुहिम हुई है, क्या उनकी कोई एफिलिएशन वगैरह मिल गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ देखने की कि जब आपके मुल्क किन बहरानों से गुजर रहा है
और इनके अपने लोग, इनकी जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने अफवाज के ख़िलाफ़, अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ अमेरिका में ट्रक्स लेकर फिर रहे हैं। और वो आर्मी के ट्रक्स जिनके ऊपर उनके डिस्प्लेज़, गलत बातें, गलत स्लोगन्स, ये वो काम है जो आपका दुश्मन ममालिक आज तक नहीं कर सका, ये वो करते हैं। जब IMF की टीम पाकिस्तान में बैठ के निगोशिएट कर रही है पाकिस्तान से, तो ये IMF के दफ्तर में, अमेरिका में, उनके दफ्तर के बाहर अमेरिका में ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ लोगों का प्रोसेशन करके कि पाकिस्तान की IMF के साथ डील ना हो। यहाँ हमारे नौजवान, हमारे अफवाज, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और इनके लोग अमेरिका में और डिफरेंट मुल्कों में बैठ के दे मेक अ मॉकरी ऑफ दोज शहीद्स, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं जो नहीं कर रहे? क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि शहबाज गिल जो उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे, ये क्या उन लोगों के, उनके साथ जो झंडे थे, उनके किसने उनको कहा था, कौन कौन उनसे राब्ते में था? शहबाज गिल साहब और इनके और बहुत से लोग वो सामने देखे जा सकते हैं उन प्रोसेशंस में, उन गाड़ियों के साथ, उन तमाम पाकिस्तान दुश्मन चीज़ों में मुलव्वस जो पाकिस्तान के मुखालिफ की जा रही हैं। और देखें, ये खाली यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, ये वहाँ बैठकर इनके लोग ये ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की ट्रेड को बाइकआउट करवाएंगे अमेरिका में। हम पाकिस्तान से जो भी ट्रेड हो रही है, मैशत को बेहतरी, जिसकी वजह से गरीब को रोटी मिल रही है, गरीब को कोई उम्मीद है, उसको भी ख़त्म करेंगे। क्योंकि इनकी हकीकत जो है सियासत की है कि हम हैं तो ये मुल्क है, हम हैं तो ये अफवाज है, हम हैं तो पाकिस्तान है, वरना जलाओ, घिराओ, कंटेनर पे खड़े होकर इस मुल्क को आग लगा दो, सिविल नाफरमानी करो। इनकी जो सियासत है उसका जो ओरिजिनलिटी है वो नफरत के बीच है, वो तफरीक है और तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में अब अगर ये चीजें सामने आ रही हैं, आप नाम भी ले रहे हैं लोगों के, तो कोई कार्रवाई भी होगी हुकूमत की तरफ से? देखिए, हुकूमत तो अपना रोल प्ले कर रही है और प्ले करती रहेगी, और हम पाकिस्तान की आवाम को भी बावर कराएंगे। हम उन जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बावर कराएंगे कि जिन लोगों के साथ ये खड़ा होना चाहते थे या खड़ा हो रहे थे, ये वो काम कर रहे हैं जो आपके दुश्मन ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सके। ये पाकिस्तान के खिलाफ उन प्रोपेगेंडास को प्रोपेगेट कर रहे हैं अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में बैठकर, जो दूसरी दुनिया ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ एजेंसीज नहीं कर सक रही, और ये लोग करवा रहे हैं और कर रहे हैं और सरे दस्त हैं, और आगे आने वाले टाइम पे ये और करेंगे और अपने हर आने वाले दिन ये और एक्सपोज होंगे। देखिए, आपके मुनाफिकीन में फ़र्क क्या है? मुनाफिकीन और इन आम बंदे में फ़र्क ये है कि वो करते हैं और फिर डिनाई करते हैं, फिर करते हैं, फिर डिनाई करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं और फिर करते हैं, क्योंकि ये इनकी हकीकत है और ये इसी तरह करते रहेंगे। ये पाकिस्तान के साथ नवाज साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ना है। और अगर ये मुखलिस होते तो मैं आप खाली आखिरी चीज़ कहें, अगर ये मुखलिस होते तो जब आपका एक KP का चीफ मिनिस्टर अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो इनकी जमात के सरबराह उसको बुरा भला या ये ना कहते कि गलत किया है, उसको नहीं मिलना चाहिए था। मुल्क को आगे चलाने की बात करते, मफामत की बात करते, ना ये कल मफामत की बात करते हैं, पाकिस्तान को आगे चलाने की बात करते हैं, ना ये आज करते हैं। ठीक, सही सही सर, इस पे आगे चल के डिबेट करते हैं। हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, एक तो बुनियादी सवाल भी साथ साथ ये करूंगी, साबिक फौजी हैं आप, ब्रिगेडियर रहे हैं सर, जब इस तरह के वाकयात होते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई करियर सर कि मुझे ये उससे पहले एक तैयारा सानेहा हुआ, उस पर भी इसी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हुए, इसी तरह के तौहीन आमेज और मज़िका खेज वहाँ से चीज़ें हुई, फिर एक और सानेहा, एक और वाकया होता है, फिर हमें इसी तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सर, ये जो शोहदा या साबिक फौजी जवान, वो ये सारी चीजें देखकर क्या सोच रहे होते हैं? क्योंकि जो एक कौम और फौज के दरमियान जो जैलिन सिचुएशन थी, वो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से कहीं ना कहीं उसके ऊपर डेंट लगता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली ये बताइएगा सर, इससे पहले सोशल मीडिया पर जब मुहिम शुरू होती है, वजीर इत्तलात बताते हैं कि इसके पीछे PTI का हाथ है, इससे पहले भी ऐसे इल्जामात नून लीग पर भी लगते रहे, अब TLP पर भी लगी, अभी मैंने उसकी मिसाल भी दी एक, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई सर। देखें किरण, बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है,
यू कैनॉट इमेजिन कि ये ट्रुप्स के मोरल को कितना अफेक्ट करता है। आप सोचें कि ट्रुप्स तो सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ियों में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हुए हैं, डेजर्ट में बैठे हैं, फॉरेन टेररिज्म में आपके सामने रोजाना शहादतें दे रहे हैं। उनकी कितनी दिलादारी होती है, उनके मोरल को क्या इफेक्ट है, उनके फैमिलीज को क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं और जो बच्चे समझते नहीं हैं और जो कुछ पार्टी एफिलिएशन के साथ हैं, ये उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि यही दुश्मन हमारा चाहता है। इराक में, लिबिया में, सीरिया में क्यों वो सारे कामयाब हो गए, ये जो दुश्मन फोर्सेस के वहाँ पर फौज और अवाम में वो मुताबिकत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, फौज कमज़ोर थी और वहाँ उन्होंने ज़ायम हासिल कर लिए। अब ये उन्होंने रियलाइज़ किया कि फ़ौज मजबूत है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को टारगेट करें और अवाम और फ़ौज में जो एक एतमाद है उसको ब्रेक करें, फ़ौज को कमज़ोर करें और खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। ये दुश्मन का नैरेटिव जो हम इनएडवर्टेंटली हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ जो है ना समझ लोग, वो ये बातें ऐसी कर रहे हैं कि ये जिससे ये पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान हो जाता है। याद रखें, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी की ज़ामिन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर ने बारहा ये बात की है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज मिलकर दुश्मन के इस नैरेटिव को डिफीट करेंगे और ताकत का सचश्मा अवाम है, फ़ौज को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि यू फाइट एज अ नेशन, फ़ौज अकेली कभी भी नहीं लड़ती है। इसलिए इस मौके पे ये बहुत बड़ी दिलदारी होती है। चाहे जनरल सरफराज की शहादत देख लें और अभी की जो आपने देखे ट्वीट्स हुए, ये बड़े ही खतरनाक मुल्क के लिए हैं। जिस मुल्क में आपकी मुसल्लह फ़ौज नहीं होती और दुश्मन फ़ौज होती है। प्लीज़ ये हमारे लोगों को समझनी चाहिए। ये बहुत तकलीफ दे उनकी अहले खाना के लिए, जिनकी शहादत होती है, उनके बारे में ये ऐसी बातें की जाती हैं। फ़ौज के जवानों का अज़्म है, फ़ौज की शहादत जितने शहीद होते हैं सही उतना हमारा हौसला बढ़ता है, अज़्म होता है कि हमने इसका बदला लेना। दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट, वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दिस। जी जी जी, दुरुस्त, आप सही कह रहे हैं सर। बॉर्डर पे जाके जब हम इन जवानों से मिलते हैं ना तो इनका हौसला कुछ और होता है, लेकिन जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर देखते हैं तो पर्सनली खुद बड़ी तकलीफ महसूस होती है। हुमायूं साहब, सर थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं मामलात को। सर, नून लीग समेत दीगर जमातों को भी 2018 के इंतखाबात पर बड़े एतराज़ात थे सर, लेकिन कोई भी जमात इनमें से ना यूएन गया, ना कोई अमेरिका से मुतालबात किए, IMF के बाहर एहतजाज नहीं हुए। तहरीक इंसाफ सर वो सारी चीजें कर रही है जिससे अल्टीमेटली नुकसान हो पाकिस्तान को। मुझे एक बात बताएं, डॉन लीग्स क्या था? व्हाट वाज डॉन लीग्स? क्या उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ? मुझे एक बात बताएं, जब मियां नवाज शरीफ इंडिया गए थे और उन्होंने हुर्रियत पसंदों से मिलने से इनकार कर दिया था, वो क्या था? क्या उससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली थी? मुझे एक बात बताएं, आज जो पाकिस्तान के स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने फ्लोर पे खड़े होके एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यहां पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे उनके पांव कांप रहे थे। वो क्या था? क्या उससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को तक़वियत मिल रही थी? मुझे एक बात बताएं, जब ख्वाजा आसिफ साहब सारे जंगें गिनवा रहे थे और कह रहे थे इनमें से एक जंग भी पाकिस्तान आर्मी नहीं जीती, उस वक्त क्या था? क्या वो पाकिस्तान को फायदा हो रहा था? यानी आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं सर कि अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाया था तो फिर आप भी नुकसान पहुंचाएंगे? एक मिनट ठहर जाए, जस्ट अलाउ मी फर्स्ट, ठीक है? जस्ट अलाउ मी फर्स्ट, ठीक है? जो मरियम नवाज के जलसों के अंदर जो नारे होते थे वो क्या था? देखिए, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं और ना आज, पहले तो मैं उस सोशल मीडिया को देखते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया ना देखता हूं, मैं सोशल मीडिया में प्रेजेंट नहीं हूं। क्यों? सोशल मीडिया में एक बहुत ज्यादा बदतमीजी भी होती है और नॉर्मली मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूं। वहां पे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मतलब आपको नहीं पता, हो सकता है मैंने अपना भेस बदल के मैं किसी और के उसमें जा रहा हूं और मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं। वहां पे आपको नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा, आपको नहीं पता कौन ठीक है कौन नहीं है। मैं तब मानूं जब हां किसी ब्लू टिक वाले से इस किस्म की बात आ रही हो तो मुझे पता है ये वेरीफाइड अकाउंट है। अगर ब्लू टिक वाले से नहीं आ रही, मुझे पता नहीं है कि कौन वेरीफाइड है कौन वेरीफाइड नहीं है। तो इस वजह से मैं सोशल मीडिया को लेकर जो भी चलता है वो गलत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर, शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। हम लोग
या नहीं है? देखिए एक मिनट है, मैं आपको बताता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट थिंक सो। एज ऑफ टुडे मैं ये समझता हूँ कि शहजाद गिल साहब अपनी जगह पर होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनकी बात को लेकर ये कहूँगा कि वो मुझे रिप्रेजेंट करते। वो मुझ जैसे बहुत सारे लाखों जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं वो मुझे सर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं नहीं करते हैं? एक मिनट, मैं नहीं, देखिए मैं नहीं समझता, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज ऑफ टुडे मुझे नहीं पता कि उनका एक किस्म का कोई ऑफिशियल ऐसा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जिसमें वो कर रहे हैं। और अगर वो कर रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मैंने कोई उनका वो बयान ना सुना है ना देखा या कुछ है, तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या क्या है। आप सिर्फ मुझे ये पूछ रही हैं कि क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। मैंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त किस लिहाज से करते हैं, और अगर फर्ज करो वो रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज का रेफरेंस कर रही हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज की है जिससे पाकिस्तान बड़ा सादा सा सवाल, स्टेट को, पाकिस्तान की स्टेट का मतलब, सर बहुत सादा सा सवाल मैंने पूछा था उनकी एफिलिएशन के हवाले से। अगर आप पूछ रहे हैं कि वो शहबाज गिल क्या कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, जो एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरह के बैनर्स वहां पर उठाए हुए हैं, मैं जबान से कहना भी नहीं चाहती जो कुछ वहां पर हो रहा है, और वो शहबाज गिल साहब के जेर साया ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा है या नहीं है, वो शामिल हैं उन तमाम एहतजाज में, और वहां पर मौजूदगी उनकी नजर आ रही है। देखिए दो चीजें, लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। अगर तो ये शहबाज मुख्तसर कहिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। अरेंज की है, अगर शहबाज गिल साहब ने अरेंज किया ऑफिशियली, देन आई विल टेक इट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अगर शहबाज गिल साहब किसी ऐसी जगह गए जहां के उनको इनवाइट किया गया है, तो फिर वो उधर गए हैं। इसके बावजूद चाहे गए हैं जो किया है, बास चीजें नहीं कहनी चाहिए, एंड आई एग्री कि वो नहीं कहनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। बास जगहों पे हम लोगों को अपने लिमिट्स रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जो पिछले दिनों कैबिनेट बने हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और फिर अचानक से हम देखते हैं चेंजेस हो रही हैं, किसी का कलमदान वापस लिया जा रहा है, किसी को इजाफी दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? दानियाल चौधरी साहब साथ मौजूद हैं, मौकफ लेंगे उनका, साथ ही रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्विकली आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजिमत की तौसी की समरी भी भेजी है, इसकी क्या वजह है दानियाल साहब? देखें, इसकी जो कोई भी समरी भेजी जाती है, ये तमाम चीज़ों को नज़र में रखकर डिस्कशन में पार्लियामेंट के लोगों का अपनी टीम के साथ और जो अफवाज के लोग हैं उनके साथ भी मशावरत कर कर और उस टाइम की जो इम्पोर्टेंस है उसको नज़र में रख कर ये फ़ैसले किए जाते हैं। तो उन्हीं की नज़र में ये फ़ैसले किए जा भी रहे हैं और किया गया है, और जो भी है आगे इट वाज अ डिसीजन बाय द फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट, सो इट्स द राइट डिसीजन टू मेक थिंग्स गो फॉरवर्ड। सही हारिस साहब आप फरमाइएगा, सर हुकूमत ने जो मुद्दत मुलाजमत की तौसी की समरी भेजी है, इसका फैसला किया है, आप कैसे देखते हैं सारे और एक तो ये भी फरमाइएगा कि इसकी कितनी ज़रूरत थी? क्या जमहूरी अदवार में ऐसी कोई मिसाल मिलती है सर कि एयर चीफ को एक्सटेंशन दी गई हो? लेकिन जनरली प्रेफरली आई वुड से कि रूटीन में जो सर्विस पूरी हो जाए तो रिटायर होना चाहिए, ताकि पीछे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको राइट बनता है कि दे शुड आल्सो कम एंड रेज टू दिस रैंक, और अपनी प्रोफेशनल जो पेशेवर सलाहियतें हैं उसको मुजाहरा करें और आगे एयरफोर्स की कमांड करें। जनरली आर्मी चीफ्स को होता है क्योंकि दे बीन इन्वॉल्व इन रेडीनेस। सही। हुमायूं साहब ये फरमा दीजिएगा सर, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखे हुए इस पर? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूं। मैं जब आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एक ख़ास बात ये होती है कि वो
एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ द लीडरशिप। जब लेट्स से मैं आर्म फोर्सेस की बात करता हूं, जो कि प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूशंस जो कि एक खास तरीके से काम करती है। अच्छा, ये नीचे से जब से ये कैडेट एंट्री करते हैं तब से इनका एक खास तरीके से इनकी होते हैं, कौन प्लेटून कमांडर बनता है, कौन सॉर्ट ऑफ ऑनर लेता है, कौन किस तरीके से होता है, कौन कैप्टन टू मेजर किस वक्त होता है, कौन स्टाफ कोर्स करता है, वगैरह वगैरह करते करते ऊपर आते हैं। ठीक है, अब ये याद रखें, एक्सटेंशन जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन को तबाह करने के बराबर है। एक्सटेंशन का मतलब यह होता है कि अगर मैं एक बंदे को एक्सटेंशन दे रहा हूं, इसका मतलब है मैं नीचे जो उसके साथ के बाकी लोग हैं, मैं समझता हूं ये इस काबिल नहीं है कि वो ये प्रोसेस कर सके। अच्छा, इसका दूसरा नुकसान क्या है? फर्ज करें अगर मैं एयर चीफ को मैं एक्सटेंशन देता हूं 1 साल की, उसके पीछे 3 या 4 जो क्या होते हैं, एयर मार्शल्स होते, वो लोग, उनकी प्रमोशंस पे फर्क आता है। उसके नीचे एयर वाइस मार्शल होते, उनके होता है, उसके नीचे और होता है। ये करते करते ये नीचे तक लेकिन सर ये करता है। और अचंभे की बात ये है कि जब मुखालिफिन एक्सटेंशन देते हैं तब ये सारी बातें याद आती हैं, या तब ये सारे कवानीन लागू होते हैं। मैं इन प्रिंसिपल एक अमेंडमेंट लाना चाहता था आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में, और उस एक्ट में मैं एक्सटेंशन को एक्चुअली खत्म करना चाहता हूं, और मैं उसको आईनी तौर पे मैं चाहता हूं, क्योंकि ये आईनी वो है, तो इसके अंदर आईनी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि एक्सटेंशन कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सॉरी, आपको रोका किसने? सॉरी, मैं पूछ रही हूं आपको रोका किसने? सर, मैं लाना चाहता हूं, मैं लाना चाहता हूं, मैं ला रहा हूं। और आप ब्रिगेडियर साहब जो बैठे हुए हैं, ये एक नहीं, आपने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर जब कानून साजी हो रही थी सर, आपने वोट दिया था उस पर? मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप में बिल्कुल खिलाफ था उसके, और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने बिल्कुल कहा था, मैंने वोट दिया था, उसमें तो किसी का वोट नहीं था, सारों का सारा पूरी असेंबली ने दिया था, सबने दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, हर एक ने दिया था, किसी ने ना नहीं कही थी। इट वॉज यूनानिमसली पास्ड, इट वॉज नथिंग ओवर देयर। और अगर उसको खोल के कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे वो था। और मैं अब भी ये समझता हूं कि अगर वो था, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। उससे पहले भी जो चीजें बिल्कुल ठीक। सर मैं आप तीनों की मौजूदगी, मैं चाहती हूँ आप तीनों जरा मेरे साथ ही मौजूद रहिए। एक और बड़ा अहम मामला हुआ, जरा उस पर मैं बात कर लूं, फिर उसके बाद आप तीनों का कमेंट इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है आना। नाज़रीन, सवाल ये कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान स्टेडियम में फलस्तीन के झंडे ले जाने पर पाबंदी? ये सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है जब PSL के 9वें एडिशन के एक मैच के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की शायकीन से फ़लस्तीन का झंडा छीनने की वीडियो वायरल हुई है। और ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता माह 19 फरवरी को भी लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीबन कमोबेश ऐसा ही मामला पेश आया था, जब सिक्योरिटी एहलकारों ने फरियाल नामी खातून को स्टेडियम में दाखिल होने से सिर्फ इसलिए रोका था कि उनके हाथ में बैनर था जिस पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे लिखे हुए थे। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना था कि फरियाल इन बैनर्स को अंदर नहीं ले जा सकती क्योंकि इस पर सियासी और मुतनाज़े पैगाम तहरीर है जो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। अगर आप अंदर जाना चाहती हैं तो इन बैनर्स को बाहर छोड़ना होगा। डॉन अखबार के मुताबिक PSL टिकट्स के पीछे लिखी शराइत में से एक ऐसे पोस्टर्स, बैनर्स या प्ले कार्ड्स जिनमें मजहबी, सियासी या नस्ली इम्तियाज़ का मतन या तस्वीर हो, उन्हें ले जाना सख्ती से मना है। लेकिन फरियाल का पैगाम फ़लस्तीन पर इजराइल के कब्ज़े के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक था। मैंने इस हवाले से PCB राब्ता करके मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। यहाँ सवाल यह है कि क्या वाकई खेल के मैदान में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती पर पाबंदी होनी चाहिए? क्या दुनिया भर में ऐसा ही होता है? वॉइस ऑफ अमेरिका की गुज़िश्ता बरस अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएफा चैम्पियंस लीग के दौरान शायकीन ने इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीन के झंडे लहराए थे। खुद सेलेक्ट फुटबॉल क्लब ने मैच से पहले मद्दाहों, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को हिदायत की थी कि वो जंग के मुतासरीन से यकजहती के लिए बाजू पर स्याह पट्टी बांध सकते हैं। चिली के फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी तो इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर ग्राउंड में उतरे थे। गुज़िश्ता बरस भारत में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी एक तमाशाई फ़लस्तीनी मास्क और शर्ट फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करो के पैगाम के साथ ग्राउंड में दाखिल हो गया था।
उसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान भी कुछ शायकीन ने गजा के मजलूम शहरियों से यकजहती के लिए फ़लस्तीन का झंडा लहराया था। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, ऐन उसी वक्त भारत में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फ़लस्तीन आवाज़ बुलंद कर रहे थे। दर्द दिल रखने वाला हर शख्स इजरायली मजालिम के खिलाफ एक ज़बान है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने और फ़लस्तीनियों की मदद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के माहिर मिकाइल फ़खरी ने इजरायली अफवाज को तेल फराहम करने वाली कंपनी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसराइल को तेल की फराहमी बंद कर दें। साथ ही उन्होंने उन ममालिक से भी अपील किया है कि इन कंपनीज पर माशी कदगरें आयद करें, क्योंकि वो काबिज़ फ़ौज को तेल बेचकर गजा में कत्लेआम की बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इजरायली हमलों में अब तक 3.5 लाख से ज़ायद घर, 400 तालीमी इदारे, 250 से ज़ायद मसाजिद, दर्जनों अस्पताल तबाह हो चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है और हम जो फ़लस्तीन की आज़ादी तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, वहाँ पर झंडे लाने तक पे पाबंदी है। मेरे मेहमान मौजूद हैं, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा एक एक वर्ड अगर इसके ऊपर कह दें। तो बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। सर देखें, जो आप बात करी हैं अपने प्रोटेस्ट की और गज़ा के ऊपर, हमें बिल्कुल राइट है। ये इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ हमें राइट है और हम इंशाल्लाह हर फोरम पर हमें हर जगह प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और होनी चाहिए इजाज़त। सही। हुमायूं साहब, देखिए, सबसे पहले आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इस जंग में। ये जंग नहीं हो रही, ये मैसेकर हो रहा है, ये हॉलोकास्ट है। ये फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से, सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात हो रही है। जंग के उसूल होते हैं, इसका कोई उसूल नहीं है। इसकी मैं समझता हूँ मुज़म्मत का लफ्ज़ इसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। इसके लिए वो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस झंडे को उठाया है, मैं समझता हूं कि उनसे पूछना चाहिए कि क्यों, किस बेसिस पे किया है, किसने उनको मना किया है। और अगर किसी ने मना किया था, उन्होंने उस ऑर्डर को उस वक्त नजरअंदाज कर लेते ना, वो दूसरी तरफ देखते, वो इस तरफ ना देखते। वो वीडियो आपने देखा किस तरह से उस आदमी से खींच के लेकर जा रहे हैं। आपने देखा कि उसके आगे जो दूसरा था उसको कैसे दोनों बंदों ने दबोच के उससे किया था। साहब देखिए किरण, बात यह है कि हमें टोटल स्टैंड लेने की जरूरत है। खेल के मैदान में अगर कुछ झंडा लेके जा रहे हैं, पैलेस्टाइन का जरूर अलाउ करना चाहिए, इसलिए कि जितना भी स्टैंड इस पे लेंगे उतना ही हमारा कश्मीर का स्टैंड ज्यादा स्ट्रांग होगा। आज हम पैलेस्टाइन के बारे में स्लो स्टांस रखेंगे, कल हमारे लिए कश्मीर के ऊपर स्ट्रांग स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई लेके जा रहा है पीसफुल तरीके से, खाली झंडा लेके जा रहे हैं, वहां पर खेल के मैदान में कोई हर्ज नहीं, इसको अलाउ करना चाहिए। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में हमें अवॉइड करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के आखिर में एक ऐसे इदारे की बात करते हैं जो सन 2001 से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी पाकिस्तान पर अगर आई है तो अखुवत एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी फाउंडेशन है जो हमें हमेशा कौम के साथ शाना बशाना दिखाई दी है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अमजद साकिब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जो काम आप कर रहे हैं 2001 से, जिस तरह से आपकी कामों की एक तवील फहरिस्त है, उस पर खराज तहसीन कबूल कीजिए। और साथ साथ मुझे ये बताइए सर, इन दिनों क्या मंसूबे बड़े चल रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं आपके, क्या प्लान्स हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी शुक्रिया कबूल फरमाइए कि आपने हमारी इन हम्बल खाके साराना काविशों को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और लोगों तक इस आवाज़ को पहुँचाया। तो बुनियादी तौर पर वही बात है जी, मवाख़ात और मवाख़ात एक ही पैगाम है और यही सब हमारे माशरे की बेहतरी की बुनियाद बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अपना ले, यानी एक बाहिसियत शख्स एक कमज़ोर शख्स को अपना दोस्त बना ले तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये उसी का
एक तरवीज है, उसी का एक अगला कदम है। जी। तो आपको पता है कि हम छोटे कर्जे देते हैं, वो देते चले जाएंगे। इस महीने में हमारे जो भाई हैं छोटे छोटे काम करने वाले, को खांचा लगाता है, को पकौड़े बनाता है, को फल बेचता है, को ग्रोसरी स्टोर है, औरतें घरों में काम करती हैं, उनको और ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमने इजाफा किया है। फिर इसके अलावा तालीमी काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर फीस के। आपको पता है साहब एग्जैक्टली मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी। ये हमारे प्रोग्राम के लिए भी सर एक बड़ी बात होती है कि आप हर साल हमारे प्रोग्राम में होते हैं और हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें डल जाता है। जिस तरह से आप छोटे कर्जे फराहम करते हैं और बिला सूद कर्जे फराहम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा लोगों को एजुकेट भी करें इस हवाले से। मॉडल इसके बारे में बताइएगा, इसके रिकवरी के बारे में बताइएगा, इसकी हद क्या होती है, इसकी वापसी की मुद्दत क्या होती है, ज़रा इसका मैकेनिज्म समझा दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म कुरान पाक में है कि मुझसे जंग न करो, सूद मुझसे जंग है। तो कोई भी मुआशरा अगर वो खुदा पे यकीन रखता है और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है, तो वो मुआशरे में सूद के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो या तो हम अहले गैर के सामने, अहले मगरब के सामने सर झुका दें, उनकी तसव्वुरात हयात को तस्लीम कर लें और खुदा को भूल जाएं, या फिर दूसरी सूरत यह है कि अगर हम खुदा को माने तो खुदा की भी माने। सिर्फ खुदा को मान लेना तो काफ़ी नहीं है ना, उसके अहकामात की बजा आवरी भी लाजम है। तो इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया कि हम मवाक़ात के ज़रिए लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे, भाई बनाएंगे, और फिर उन्हें कहेंगे कि भीख नहीं मांगनी, ये नंगे इंसानियत है, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। कर्ज़ हसन है, हाँ, बग़ैर सूद के ये लो 10,000, ये लो 50,000, ये लो 1,00,000 रुपये, जाओ अपनी मेहनत आजमाओ, जाओ अपनी सलाहियतों को आवाज़ दो। और यूँ हम इस तसव्वुर के तहत हमारे पूरे पाकिस्तान में 400 के करीब शहरों में 800 के करीब दफातर हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, आके बताते हैं कि मुझे ये काम करना है। हम फिर उनकी सोशल अप्रेज़ल और इकनॉमिक अप्रेज़ल करते हैं, देखते हैं कि वाकई ये शख्स अपने वादे का पाबंद है कि नहीं, इसकी नेक नामी कैसी है, इसमें काम की सलाहियत है या नहीं। फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको वो कर्ज दे देते हैं और उसके बाद वो काम करता है। सर, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होता है अमजद साहब? जी, मिनिमम तो कोई नहीं है, 10,000 लेने वाले भी होते हैं, 20,000 लेने वाले भी होते हैं, लेकिन कारोबारों के लिए हम तकरीबन 3 लाख रुपए मैक्सिमम देते हैं। घरों की तामीर के लिए 10 लाख रुपए देते हैं, ज़राअत के लिए भी 1.5 लाख रुपए तक रकम होती है। ये डिपेंड करता है किसी भी इलाके की मुआशी सूरत हाल पर, उसकी ज़रूरत, उस आदमी के प्रोजेक्ट पर, उसकी ज़रूरत पर। और सर, सबसे बढ़कर ये कि रिकवरी रेट क्या है? ये रिकवरी रेट जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो रिकवरी रेट है वो 99.9% है। ये रिकवरी रेट इस अमर का ऐलान है कि सूद के बगैर काम करोगे, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करोगे, इखलास और मोहब्बत के साथ काम करोगे तो नाकामी नहीं होगी। ये तसव्वुर की फतह है। अख़ुवत जो है ना किसी शख्स या साहब, इतनी खूबसूरत आपने बात कर दी कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से बेशक ये जंग है सूद। तो जब आप काम कर रहे हैं और आप बता रहे हैं 99.9% रिकवरी रेट है, तो फिर सर ये बाकी इदारे बिला सूद कर्जे फराहम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ये काम नहीं कर पा रहे? सर, ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना कि या बंदा है खुदा बन या बंदा है ज़माना। अगर खुदा का बंदा बनना है तो फिर खुदा की बात मानो, अगर आपने नहीं बनना तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है हमारे साथ। ये असल में तसव्वुर की बात है, इसमें यकीन की बात है। इसमें क्या हम खुद पे यकीन रखते हैं, क्या हम खुदा पे यकीन रखते हैं, क्या हम इल्हामी कुतब पे यकीन रखते हैं, क्या हम खुदा के कहे हुए और उसके रसूल के अपनाए हुए रास्ते पे यकीन रखते हैं। तो ये सीधा रास्ता है, कोई मुश्किल तो नहीं मैं बात कह रहा आपसे। हमारी मिसाल इस अमर के बैन सबूत है। जो खुदा कहता है कि मैं सदक़े को बढ़ाता हूँ, सूद को घटाता हूँ, तो ये चंद हज़ार के सदक़े से जो काम शुरू हुआ वो 250 अरब तक पहुँच गया। तो और क्या सबूत मांगते हैं कि खुदा सदक़े को कितना फजूतर करता है, कितनी उसकी अफजाइश होती है, कितनी उसमें बेहतरी होती है। ये हमने 40 लाख ख़ानदानों को, मैं बड़ी जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमिलिटी से आपसे कह रहा हूँ कि 40 लाख ख़ानदानों को हमने खुदा से जंग पर आमादा नहीं होने दिया। तो क्या ये मामूली बात है? इसीलिए इसमें बरकत है, इसीलिए इसमें 99.9%। सर, आपकी जो फाउंडेशन है वो माशाल्लाह जी माशाल्लाह मुफ्त तालीम पर काम कर रही है। मैं बात ये कह रहा हूं, इस बारे में बताइए कि मुल्क भर में मैं एक बात और कह रहा हूं। जी आप कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लें।
जी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की कौम ख़राब है, पाकिस्तान की कौम बददियानत है, पाकिस्तान में झूठ है। तो ये जो 99.9% की जो रिकवरी है, ये ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमंचा है जो हर वक्त हमारी कौम को बुरा कहते हैं। ये एक उम्मीद है, ये एक यकीन है कि लोगों के साथ मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत मिलेगी, गुलाब बोओगे तो गुलाब मिलेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी के साथ मोहब्बत करें तो मोहब्बत ना मिले? दुरुस्त कह रहे हैं आप सर। तालीम के बारे में भी यही बात है, तालीमी इदारों के बारे में। जी जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। कितने शोबाजात में भी काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, तालीम है, बगैर फीस के तालीम है। हम कहते हैं कि जिस बच्चे के पास आज पैसा नहीं है वो तालीम हासिल करे और 10 साल बाद फीस दे दे ताकि एक और बच्चा पढ़ जाए। फिर हम ख्वाजा सराओं के साथ काम करते हैं जो हमारी नफ़रत का निशाना बनते हैं और कभी इधर कभी उधर, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर हम इसके अलावा एक क्लोथ्स बैंक है हमारे पास। आप देखिए, हमारे अपनी अलमारियों में 10-10, 20-20, 50-50 जोड़े हैं। तो हमारे पुराने जोड़े किसी के नए कपड़े बन सकते हैं। और सर, आपकी फाउंडेशन से जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है सर अमजद साहब, जो मुझे नज़र आती है वो ये सर के जो सफ़ेद पोश या जो इज़्ज़त नफ्स रखने वाले लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो समझते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, वो मांगने के बजाय उनकी इस तरह से ज़रूरियात पूरी हो रही हैं आपके इदारे के तवज्जुद से। दुआ गो हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें और मुल्क व कौम की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ मौजूद थे अखुवत फाउंडेशन से, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं इस पर हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।